वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी हाथों में घर्षण करेंगे, आंखें खोल लेंगे। तो हमने कल 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 क्या क्या किया था, याद है किसी को? मैं बोलूँ मैम? जी। कल हमने नेचर या तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट किए थे। आज हाँ हम जी। कंटिन्यू करेंगे। ओके, थोड़े स्टार्ट किए थे, मतलब सीक्वेंस में तो नहीं, बट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग था, जो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव। फिर हाँ बाद में जी। हमने डायनामिक एनवायरनमेंट का पढ़ा था, जिसमें 3 वेरिएबल्स कवर किए थे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग। हाँ जी। और फिर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रिपोलर, उतना याद है। और 2 मॉडल भी देखे थे, पेडागॉजी एंड हाँ, यस यस, वो एंड तो अगले दिन भी यस देखे थे, यस। हाँ जी। ये वाला हो गया था कि हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग, ये नहीं हो पाया था ना? नहीं नहीं, वो नहीं, तो नया लास्ट हुआ था नया। डिफरेंट प्रोसेस ऑफ टीचिंग। हाँ, हाँ जी। वो फिर मेरा फोन हैंग होने लगा था। और एक चलिए। करिकुलम और सिलेबस का भी था, मतलब अकॉर्डिंग टू करिकुलम एंड सिलेबस स्टेटमेंट। हाँ जी। तो मैं इससे रिलेटेड जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सॉरी क्वेश्चन पूछने थे ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ अब सभी से। आकाश जी माइक अनम्यूट कीजिए अपना। मैम कल मैं ऐड नहीं हो पाया था और अभी तक वीडियो भी नहीं आया है, तो कल का मैं नहीं देख पाया अभी। चलिए ठीक है। अदिति शाह आप थे कल क्लास में? नो, फर्स्ट क्लास में। चलिए तो हैंड रेज वाला सिस्टम कर लेते हैं, जिसे आता है वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है? तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी किसी किस को पता है क्या है, क्यों यह विशेषताओं में रखा गया है? हैंड रेज करेंगे। शिवानी जी बताइए। मैम, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है उसमें किसी जो लर्नर होता है उसका बौद्धिक विकास होता है, मतलब वो उसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, वो चीजों से और सिचुएशंस से डील करना सीखता है। हाँ जी। तो टीचिंग में क्या विशेष किया जाता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को अच्छा कर, मतलब इंटेलेक्चुअल जो वो है मैम, टीचर जो वो भी सिखाएगा डेवलपमेंट तो में। वो लर्नर को आना चाहिए, तो उसके लिए उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो इसके लिए क्या क्या गतिविधियां करता है टीचर शिक्षण के लिए? मैम, ये बताया था मेमोरी लेवल। चलिए सोनिया शाह जी बताएंगे। जी मैम, इसके लिए 4 गतिविधियां बताई गई है। एक तो पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, उसके बाद सिलेबस क्रिएट करना, फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी और उसके बाद इवैल्यूएशन।
जी बहुत अच्छा। क्वेश्चन सुना कीजिए शिवानी जी एक बार, ठीक है, एक्चुअली सही से। मैम मैं उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये चीज मेरे मेंशन नहीं की, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन बताएंगे? महुआ पाल जी बताइए। तीन लेवल्स होते हैं। फर्स्ट मेमोरी लेवल, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल दिया है हबर्ट ने, एंड अंडरस्टैंडिंग दिया है मॉरिसन ने, एंड रिफ्लेक्टिव दिया है हंट ने। मेमोरी लेवल है छोटे बच्चों के लिए होता है, जो पेडागॉगी खाली रट्टा मारना, जो स्टार्टिंग लेवल है, दैट इज मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके साथ साथ मेमोरी के साथ साथ अंडरस्टैंड भी करने लगता है, और कभी कभी इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है जो हायर लेवल होता है, जो पीएचडी लेवल एंड हाईली थॉटफुल लेवल जो होता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक लेवल जो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये ओपन भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। हाँ जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो दो मॉडल्स कौन कौन से बताए थे वो हैंड रेज करेंगे? सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, इसमें दो मॉडल्स बताए गए हैं, एक तो पैडागोजिकल और एक एंड्रोगोगिकल। तो जो पैडागोजिकल होता है तो वो शिक्षक पर आधारित होता है, जिसमें स्पीड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू टीचर, मतलब टीचर के हिसाब से होता है। जैसे टीचर का स्पीड होगा वैसे ही लर्नर का स्पीड होगा सीखने का। तो और उसके बाद होता है एंड्रागोजिकल, तो उसमें होता है आत्मनिर्देशित। तो यहाँ पे ये लर्नर बेस्ड है, और यहाँ पे जो लर्नर है वो खुद से पढ़ता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और जो स्पीड है टीचिंग का, तो वो लर्नर पे डिपेंड होता है, यहाँ पे टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है स्टूडेंट। जी बहुत अच्छा बताया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बाइपोलर प्रोसेस। किस किस को आता है? आयुषी जी बताइए। बायपोलर प्रोसेस वो होती है जो हम बेसिकली होम से, अपने घर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके थ्रू। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज टीचर एंड लर्नर। जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। ट्राइपोलर प्रोसेस बताएंगे। सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, ट्राइपोलर प्रोसेस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो टीचर, उसके बाद लर्नर और कैरिकुलम। तो ये स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। क्वाड्रीपोलर प्रोसेस कौन बताएंगे? महुआ पाल जी बताइए। क्वाड्री मतलब चार होता है। क्वाड्रिपुलर प्रोसेस इस फॉर्मल एजुकेशन जितने होते हैं उसमें यूज किया जाता है। उसमें टीचर होता है, करिकुलम होता है, लर्नर होता है, साथ साथ एक फिजिकल क्लाइमेट भी होता है, जैसे एक्सकर्शन पे लेके जाना, वहाँ पे सिखाना। अ, ये इंक्लूड होता है विथ करिकुलम एंड लर्नर के साथ, टीचर के साथ। दिस इज क्वाड्रिपुलर। वेरी गुड। वर्क्स ऑफ वेरिएबल्स कौन बताएंगे? आयुषी जी बताइए। इसमें तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि टीचर्स। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी दूसरे पर्सन पे या दूसरे कंपोनेंट पे जो डिपेंडेंट होंगे वेरिएबल्स, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो टीचर पे डिपेंडेंट रहता है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग स्टडीज या किसी भी करिकुलम एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, इसमें सिलेबस, टीचिंग एंड मेथड आ जाएगा। जो दोनों स्टार्टिंग के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में एक चेन या की तरह काम करेगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। तो इसमें वर्क्स पूछे थे मैंने, तो वर्क्स कौन बताएंगे? महुआ पाल जी बताइए।
वर्क्स ऑफ वेरिएबल्स होता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन एंड इवेल्युएटिव फंक्शन। डायग्नोस्टिक फंक्शन जो होता है दैट इज प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, उसका निदान देना। एंड प्रेस्क्रिप्टिव होता है कि टीचिंग में कितना इम्प्रूवमेंट होना माने करना चाहिए, मतलब उसमें चाहे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट हो गया। एंड इवेल्युएटिव फंक्शन, तीन है वर्क्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरी गुड। करिकुलम और सिलेबस, ये दो चीज कौन बताएंगे? आयुषी जी बताइए। सिलेबस में आ जाएगा जो भी स्कूल में हमें चीजें सिखाई जाती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं या रूल्स हैं या वहाँ के जो रेगुलेशंस हैं, उनका एक पूरा प्रोफार्मा टाइप का होगा, दैट इज सिलेबस। एंड करिकुलम ये होगा कि स्कूल में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अगर स्कूल है तो उसमें मॉर्निंग से इवनिंग तक जो जो एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि हमारा जो टाइम टेबल होता है कि फर्स्ट पीरियड होगा, सेकेंड पीरियड होगा, बीच में एक ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा, या स्पोर्ट्स पीरियड है तो उस तरीके से म्यूजिकल एक्टिविटी का कोई पीरियड है, तो वो जो एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि मॉर्निंग टू इवनिंग आपका क्या रूटीन रहेगा, दैट इंक्लूड्स इन करिकुलम एक्टिविटीज। वेरी गुड। तो अभी मैं आगे का करती हूँ। हमारा जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन हो गया है सभी का, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद कल आपका क्विज रखूंगी, क्वेश्चन आंसर। उसमें मैं क्लास में आके ही क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस। कल मैं पढ़ाऊंगी नहीं, खाली क्विज लूंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा, क्वाड्रीपोलर प्रोसेस तक हो गया था। इसके बाद हमारा है इसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरह से होता है टीचिंग का, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो हमारा टीचिंग का एनवायरनमेंट एक तरह से पॉलिटिकल भी होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका एक तंत्र शासन, जिसमें खाली शिक्षक की चलती है, शिक्षक प्रधान जो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी चीजें एक तंत्र मतलब खाली एक जो इंसान है उस पर बेस्ड होता है हमारा एक तंत्र शासन, ऑटोक्रेसी। इसमें टीचर के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी, आपकी जो सभी हैं सिलेबस है और ये सब चीजें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पेडागोजी, ठीक है। उसमें क्या था, पेडागोजी में हमारा जो टीचर ही सभी चीजें करता था। इसी तरह यहाँ पे भी है एक तंत्र शासन में, कि इसमें जो है शिक्षक प्रधान है, ये इसमें टीचर ही प्रधान होता है। इसमें जो है, जो हमारा लर्नर है वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता, जो टीचर बोलेंगे उसी को मानना पड़ेगा, जो बात वो बताएंगे उसी को मानना पड़ेगा, उनके विचारों को बिना तर्क के मानता है जो हमारा लर्नर है। इसके बाद है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शासन। इसमें जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहता है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट देते हैं। जो हमारा लर्नर है वो टीचर के विचारों को रेस्पेक्ट देंगे, और जो टीचर है वो लर्नर के विचारों को रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है। और इसके बाद है हमारा हस्तक्षेप रहित शासन, लेसिस फेयर। इसमें क्या है, टीचर और लर्नर के बीच में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मित्र के समान होते हैं, ठीक है। मित्र के रूप में कार्य करता है जो हमारा टीचर है। इससे क्या होता है, हमारा जो लर्नर है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और लर्नर को बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, जिससे कि वो अपने आप को ग्रो अप कर सकें। ऑटोक्रेसी में क्या होता है, हमारा जो शिक्षक प्रधान होता है, इसमें शिक्षक की जो बातें होती है बिना किसी तर्क के माननी पड़ती हैं। एक तंत्र शासन है, खाली एक ही इंसान की सुननी पड़ती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र मतलब इसमें क्या होता है, टीचर और लर्नर एक दूसरे को सम्मान देते हैं। इसमें जो है स्वानुशासन, सेल्फ मोटिवेटेड होता है हमारा लर्नर, ठीक है। इसके बाद है लेसेस फेयर। इसमें क्या होता है, मित्र के समान हमारे जो है टीचर होते हैं। इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहता है। और जो टीचर का काम क्या होता है, इसमें हमारा टीचर क्या करता है, उसे अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, जिससे कि वो
अच्छे से ग्रो अप कर सके। तो ये हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, राजनीतिक वातावरण। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताइए। मैम ये आपने जो बोला दोनों ऑलमोस्ट सेम नहीं है, डेमोक्रेटिक एंड ये जो लास्ट वाला है, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो फ्रेंड की तरह ही हो गया ना वो। हाँ जी, इसमें है, लेकिन इसमें जो है हस्तक्षेप कर सकता है डेमोक्रेसी में, जो लर्नर को मतलब बोल सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लेसिस फेयर में इसमें नहीं बोलता है, मतलब उसे अवसर प्रदान करता है, लेकिन डांट फटकार नहीं लगाता है। लोकतंत्र में लगा सकता है थोड़ी बहुत, ये चीज है। और जो लोकतंत्र में है वो सेल्फ मोटिवेटेड है। मैम जैसे छोटे बच्चे को मान लो पढ़ा रहे हैं, वो हाँ जी। अगर होमवर्क दिया नहीं करके आया, उस टाइम में सो टीचर उसको मारता है या फिर ऐसे उसको डांट देता है, चिल्लाता है, तो वो क्या एक तंत्र में आएगा कि लोकतंत्र में आएगा? वो एक तंत्र में एक आएगा। तंत्र में आएगा। एक तंत्र में, जी। हाँ जी। हाँ जी। और उसी के साथ में जैसे बच्चों के साथ खेलने लगा, हंसने लगा, हंसा हंसा के पढ़ा रहा है, तो वो लोकतंत्र में आएगा। वो हस्तक्षेप रहित वो में आएगा। हस्तक्षेप रहित में आएगा। अच्छा। इसमें जो है शिक्षक और इसमें जो है शिक्षार्थी शिक्षक और लोकतंत्र में है। शिक्षार्थी लोकतंत्र में है। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक रिपीट हो म्यूट रही है कर आवाज। लीजिए, रिपीट हो रही है। इसमें क्या होता है, मानवीय आधार पर होते हैं लोकतंत्र में। जैसे हमारी आप पॉलिटिक्स देखते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, उस इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में एक टीचर का अलग से रेस्पेक्ट होती है। जैसे प्रधानमंत्री है और पब्लिक है, तो प्रधानमंत्री का लेवल जो होता है लर्नर से हाई होता है डेमोक्रेसी में। तो इसी तरह जो सॉरी पब्लिक से, तो इसमें क्या है, लोकतंत्र में टीचर का जो लेवल है वो हाई ही रहेगा, लेकिन हस्तक्षेप रहित में क्या बताया कि मित्र के समान हो जाए, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। तो जी। मैम एक बार थर्ड वाला मैम एक नाम बार बता थर्ड वाला दीजिए। नाम बता दीजिए। लेस इज फेयर, हस्तक्षेप रहित। लेस इज फेयर। ओके। जी। इसके बाद है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारा जो टीचिंग है साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। वो कैसे, तो टीचिंग साइंस किस लिए है, तो साइंस इसलिए है, इसमें जो है सिस्टमेटिक वे से हमारी नॉलेज को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे से साइंस क्यों है, सिस्टमेटिक वे से नॉलेज को दिया जाता है हमारे लर्नर को। ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो हमारे होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है। इसके बाद है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना, तो कॉज क्या है इसमें, हमारा टीचर है, और इफेक्ट किस पे देखते हैं, हम लर्नर पे देखते हैं। तो रिलेशनशिप हम साइंस में भी क्या देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की। इस कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम कारण देखते हैं, ठीक है, और फिर इफेक्ट भी देखते हैं। इसी तरह टीचिंग में भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। और टीचिंग में जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है, लर्नर किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से नहीं, तो हम फ्यूचर की भी प्लानिंग कर लेते हैं लर्नर के उसको बौद्धिक विकास को देखते हुए कि हाँ ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, ये बच्चा जो है कमजोर है। ठीक है। तो हमारा साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें सिस्टमेटिक वे से हम नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होती है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, और हम फ्यूचर का भी प्लानिंग कर लेते हैं। और आर्ट किस तरह से, हर टीचर में एक अलग तरीके से आर्ट होता है। आप देखिए कोई टीचर होता है जिसको जिसको मतलब जब कोई टीचर पढ़ाता है तो बहुत अच्छा मन लगता है पढ़ने में, कि हाँ ये वाले टीचर, आपने देखा भी होगा बचपन से आज तक एक फेवरेट टीचर होता ही है। कोई सी ना कोई सी क्लास में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी हैं आप, तब भी आपको कोई एक टीचर फेवरेट हमेशा रहेगी। इतने सारे टीचर हैं लेकिन एक स्पेशल टीचर होता है। वो किस लिए, क्योंकि उसका जो पढ़ाने का आर्ट है बिल्कुल अलग है।
और आपको अच्छा लग रहा है, तो आर्ट इस तरीके से सब टीचर्स में अलग अलग जो नॉलेज है आपके पास उसे देने की अलग अलग तरीके से आर्ट होता है। और साइंस किस लिए, क्योंकि सिस्टमेटिक वे से चलती है टीचिंग प्रोसेस। तो शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। इसके बाद है हमारा शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग की जगह पे लर्निंग कर लेंगे आप। तो टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो हमारा जो है तीन चीजें लेंगे हम, एक तो लर्निंग लेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेंगे और टीचिंग लेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम टीचिंग के लिए जो हमारा लर्नर है उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके बाद उसकी लर्निंग हमें रिजल्ट में मिलती है। तो हमारा जो टीचिंग है और इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुदेश और लर्निंग, तीनों जो है हमारा एक साथ पर साथ साथ में चलते हैं, मतलब इनका जो संबंध है घनिष्ठ है, मतलब तीनों एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है। अगर आप खाली टीचिंग करें और मतलब टीचिंग में इंस्ट्रक्शंस ना दें तो लर्निंग हमारी जो टीचिंग के बिना नहीं हो, सॉरी, लर्निंग तो हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है, जरूरी नहीं उसमें टीचिंग भी हो। तो हमारा इसमें क्या देखेंगे, जो हमारी टीचिंग है और इंस्ट्रक्शन है और लर्निंग है, तो इंस्ट्रक्शन हमारे लर्निंग पर बेस्ड नहीं होता है। अनुदेश में छात्र शिक्षक पारस्परिक अंतर प्रक्रिया की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तुम तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी टीचिंग और लर्निंग और जो एजुकेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं एंड ट्रेनिंग है, ये सब हमारे को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, इनमें घनिष्ठ संबंध होता है, ये बताया गया है। इसमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी बताई गई है कि हमारी जो लर्निंग है, टीचिंग है और इंस्ट्रक्शंस हैं और ट्रेनिंग है, ये सब आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के द्वारा साथ साथ ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद है शिक्षण एक समव्यवसाय है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन। ठीक, एक मिनट दीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षण एक समव्यवसाय है, ठीक है, टीचिंग इज अ प्रोफेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि टीचिंग जो है हमारे जो अदर प्रोफेशंस हैं उनमें हेल्प करता है। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एक प्रोफेशन है, तो उसके लिए आपको टीचिंग की आवश्यकता होगी। या फिर आप कोई कोई भी प्रोफेशन है, जैसे कि किसी भी टाइप का जो प्रोफेशन है, आईएएस है, डॉक्टर है, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, हमारा टीचिंग हेल्पफुल होता है। तो टीचिंग क्या है, हमारा एक प्रोफेशन है। इसके बाद हम टीचिंग के प्रिंसिपल्स देख लेंगे। क्लियर है सभी को, जो मैंने अभी बताया है उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी, तो किसी को कोई डाउट है जो भी मैंने पढ़ाया? क्लियर है सब?
नो मैम। यस मैम, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, हम किस प्रकार से टीचिंग देते हैं हम अपने लर्नर को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बताया है, प्रेरणा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो लर्नर है उसको मोटिवेट किया जाता है अपनी टीचिंग स्किल्स के द्वारा, ठीक है। इसमें जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं अपने लर्नर में कि वो अच्छे से अच्छे उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहे, उसमें और ज्यादा ग्रोथ करना चाहे। जैसे आप बायो पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से पढ़ाएं कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, जिज्ञासा बढ़े, क्यूरियोसिटी बढ़े लर्नर में कि इस सब्जेक्ट में मुझे और टाइम देना चाहिए। तो प्रेरणा बनना चाहिए, इस तरह की टीचिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, आपको गतिविधियां अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करनी चाहिए। तो हमारा जो फ्रोएबल का किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा गतिविधि पर ही बेस्ड है। किंडरगार्टन में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है जिससे कि हमारी लर्निंग होती है। तो गतिविधि क्या क्या है, हमें डिफरेंट टाइप्स की, जिससे कि आपकी फिजिकल और जो मेंटल है, दोनों ही आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल, ठीक है। तो ये सभी जो है ग्रोथ हो, आपकी अच्छे से फिजिकल ग्रोथ हो और आपकी मेंटल लेवल पर अच्छे से ग्रोथ हो, इसलिए आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करानी चाहिए आपके लर्नर को। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि आपके लर्नर में रुचि बढ़े, ठीक है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें और जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहे, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपका क्या है, मोटिवेट करें आप उसे। इसके बाद है एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप की गतिविधियां करें, और इसके बाद है ऐसी टीचिंग करें जिससे कि इंटरेस्ट बढ़े लर्नर का। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। इसमें क्या है, जो टीचर है इस तरह से टीचिंग कराए कि वो अपने जो अनुभव है, अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभवों को टीचिंग में इंक्लूड करें, जिससे कि जो आपकी टीचिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके बाद है, जैसे हम एग्जाम्पल्स भी देते हैं टीचिंग में, कई जगहों पे एग्जाम्पल्स देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप एग्जाम्पल देंगे, लाइफ से जोड़ेंगे, तो आपकी टीचिंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बच्चे जल्दी से जल्दी उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो टीचिंग जो एड्स हैं हमारे, जो हमारे उसमें टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं, तो उनको अच्छे से यूज करने में, ठीक है, यूज करने में जो हमारा टीचिंग का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है, अच्छे से उपयोग किया जाए सिलेबस का और अच्छे से सिखाया जाए। तो निश्चित उद्देश्य को लेकर हमें टीचिंग में हमेशा चलना चाहिए। जैसे आपका सिलेबस है तो उसमें उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस सिलेबस को टाइम लिमिट में लेके चलें, ठीक है। निश्चित उद्देश्य हो गया कि प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव बना के आपको टीचिंग करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव किस तरह से होना चाहिए, तो लर्नर के मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे जो ग्रोथ है उसे लेकर चलना चाहिए। निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत में ये बताया गया है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट, संशोधन। जो टीचर है वो नई नई चीजें लेके आता रहे अपनी टीचिंग में, ठीक है। रिफाइनमेंट का क्या होता है कि वो नई नई चीजें संशोधित करता रहे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले आपका मोटिवेशन है कि बच्चा मोटिवेट हो। इसके बाद गतिविधि, हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करानी चाहिए जिससे कि हमारा फिजिकल और जो मेंटल लेवल पे बच्चे का विकास अच्छा हो। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि बच्चे की जो रुचि है वो और ज्यादा बढ़े। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। आप ऐसे एग्जाम्पल्स दें जिससे कि बच्चा जल्दी सीखे, ठीक है, और जो आप पढ़ा रहे हैं उसे अपनी लाइफ से लिंक कर सकें। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, निश्चित उद्देश्यों के साथ आपको टीचिंग करनी चाहिए। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनमेंट। इसमें क्या है, अपने जो टीचिंग में है नई नई चीजें आपको ऐड ऑन करते रहना चाहिए, संशोधित करते रहें अपने जो टीचिंग है।
इसके बाद है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मनोवैज्ञानिक। जो हमने ऊपर देखा ये हमारे नॉर्मल प्रिंसिपल थे, सामान्य, और जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं आपके मेंटल लेवल पे, मतलब आपके माइंड के लेवल पे काम करेंगे। इसके बाद इसमें क्या बताया गया, सबसे पहला प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इसमें भी सेम ही है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो मेंटल लेवल पे जो है मोटिवेट हो वो बच्चा और इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो बच्चा है इस तरह से एनवायरनमेंट बनाए आप क्लास में कि आपका जो बच्चा है मनोरंजन करते करते पढ़े, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा है बोर हो रहा है। और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, उन्हें नींद आने लगती है। मुझे खुद सोशल साइंस जब पढ़ते थे हाई स्कूल में, सभी के पास होता है, तो सोशल साइंस में क्या होता था, बहुत नींद आती थी कि बैठे बैठे सो जाते थे। तो आपका जो एनवायरनमेंट हो क्लास का इस तरह का हो कि बच्चा सोए ना, मनोरंजन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, तो इससे क्या होता है मेंटल लेवल पे जल्दी से जल्दी याद होती हैं ये चीजें। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसका रिपीटेशन भी होते रहना चाहिए, उसका जो एक्सरसाइज भी, अभ्यास भी करते रहें। जैसे मैं हूँ क्लास में आपको आज पढ़ाया, तो उसका अब क्वेश्चन आंसर क्लास के एंड में ही पूछूंगी, फिर जब कल को क्लास स्टार्ट करूंगी तो इसके बाद ठीक है। तो इसमें क्या है, पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। तो इसमें आपको पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए, जो आपने पढ़ाया उसको 2-3 बार रिपीट करते रहना चाहिए। अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपका जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके माइंड में 50% तो घुसेगा ही घुसेगा, ठीक है। और 50% आप मतलब वो स्वयं से पढ़े तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 2-3 बार आपको वो चीजें रिपीट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिव हो जाती है और जो आपका रिजल्ट है, आउटकम निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट, प्रबलन का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि जब आप पढ़ा रहे हैं और जो बच्चा है जो बेस्ट करता है उसे आप गिफ्ट अवार्ड्स दें, छोटे छोटे अवार्ड्स दें। प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट में यही बताया गया है कि आप बच्चे को अच्छे अच्छे जो बेस्ट होता है वो उसे अवार्ड दें, जो पीछे रह गया है फिर वो भी बेस्ट आने की कोशिश करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके लर्नर का जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा आएगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें देखें कि उपचारात्मक हमने पहले भी पढ़ा था, तो प्रेस्क्रिप्टिव में पढ़ा था हमने। तो उपचारात्मक का वही है कि आप जो बच्चा है, लर्नर है, उसकी त्रुटियों को पहचाने, क्या कमी है बच्चे में कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फिर उसका मतलब उपचार करें, मतलब उसे अच्छे से पढ़ाए, उस पर फोकस करें, ठीक है। तो हमें रेमेडियल टीचिंग भी करनी चाहिए, उपचार मतलब त्रुटियां भी देखनी चाहिए और फिर उसका उपचार भी करना चाहिए। तो ये इजी से थे, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? मैम दोनों में हमने 5-5 पॉइंट कवर किए ना, एक तो हाँ जनरल जी, प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल, राइट? 5-5 है ना दोनों में? हाँ जी, हाँ जी। दीक्षा जी माइक अनम्यूट कीजिए। जी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में क्या बताया गया है? तो अभी वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में आपने बताया, मतलब वो उनका हाउ वी हैव टू मोटिवेट द किड्स, आई मीन द ड्यूरिंग द लर्निंग सिचुएशन, how you have to motivate the kids, like by looking at their level or the physical level or the mental level, by giving the award, or you can say the remedial class by conducting it, or by appreciating it by awarding or something. So there are different way how we can motivate the kids to the recall, or by recapping it after every class, or end of the session, or the next revision classes and all. So these are the method how we can motivate the kids for the learning situation. जी, वेरी गुड।
माइक म्यूट कर लीजिए। I did not understand what you said about the remedial. I mean, it is somewhere wherever the lack of the point. I mean, the lack of things identifying by with the child and helping, that is called remedial, or finding out the weakness side of the child and helping them is called remedial, or Yes, yes, failure yes. side, finding the failure side and helping them. Yes, Is you it are both right clear? that we should please mute your mic. Okay, ma'am. जी, इसमें यही बताया गया है कि आप जो है उसमें कमियां हैं जो बच्चे में, वो देखेंगे और उसका फिर आप उपचार करेंगे, रेमेडी करेंगे, उसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद मनोज पाल जी, माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं है क्लास में। रितिका जी। यस मैम। जी, प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट में बताइए। In principle of entertainment, you should not bore the children. You have to try different ways where you can entertain the children along with the teaching. जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे जब्बू लाल जी। क्लास में है जब्बू लाल नायक। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने आपको, क्लास में आके भी नहीं है। मैं कभी कभी नहीं आता हूँ, मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। हाँ जी, तो अभी जो पढ़ा है आपको क्लियर है सब? हेलो। हाँ जी, तो अभी जो पढ़ा है आपको क्लियर है सब? जी जी बताइए। समझ में आ रहा था। हाँ जी, तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। हाँ जी, तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जी मैम। हेलो। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग बताइए। नहीं हुआ। बताइए। क्या जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बताइए। उत्साहित करना है। बताइए। दूसरा में बच्चों को हर सप्ताह में कुछ छोटा छोटा पेपर लेकर के और उसको अवार्ड देना, बच्चे को पढ़ने के लिए ऐसा तैयार करने के लिए उसको मोटिवेट करना। तो बच्चे को ऐसा जब पढ़ने में मन न लगे तो उसको इंटरनेट में थोड़ा मनोरंजन, कोई खेल करवाना, एक्टिविटी करवाना। तो पढ़ने के लिए जब उसके अंदर की क्षमता को देखना है कि कैसे वो बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, क्या कमजोरी है उसके अंदर, उसको चेक करके उसको दूर करना। जैसे ज़्यादा कोई खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, तो उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। जी बहुत अच्छा। कोई गेम ऐसा तो हाँ, जैसे कोई गेम करा करके कोई गेम करवाएं जिसमें गेम में तो पढ़ने का ही हो। जैसे छोटे बच्चे 1 क्लास के, 2 क्लास के या पीपी के हैं, तो उन लोग को भी अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए, जैसे बोर्ड पे लिख देंगे जाके, किसी किसी को क्वेश्चन, जैसे हम लोग अभी पेपर के टाइम में क्वेश्चन देते हैं तो बीच बीच से सवाल पूछा जाता है, वैसे याद कराने के लिए, पढ़ाने के लिए। और संगठन में बच्चों को पढ़ाने से और अच्छी तरह से बच्चे समझ पाते हैं, ताकि 4 जन 5 जन मिलके पढ़ते हैं तो इसमें उसको याद हुआ, इसको याद हुआ, एक दूसरे को याद होता है, तीसरे को याद होता है। जो बच्चे को एक बार याद नहीं हुआ उसका चौथे बच्चे को याद होता है, तो उससे भी उन लोग समझ पाते हैं। जी बहुत अच्छा। जी तो बहुत अच्छा। अभी तो माइक अभी म्यूट। माइक में। जी थैंक यू। जी वेलकम। तो हमने अभी क्या देखा, यही देखे, प्रिंसिपल्स देखे, और भी प्रिंसिपल्स हैं वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रिंसिपल्स तो देख आज लिए हमने हैं। प्रिंसिपल देख लिए हैं। जी मैम, इसका जो पीडीएफ डाल दिया है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज वाला। पीडीएफ ठीक है, आपको मिल जाएगा आज वाला। ठीक है जी।
ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उनके समर्थक, ये आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, याद कर लेंगे, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आज का था क्लास हमारा पूरा। ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं टीचिंग से रिलेटेड। और कल मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी तो उसमें एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से भी। मैम हाँ जी। मैम 4th नंबर एक बार समझा दीजिए ना, प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो प्रबलन के सिद्धांत में तो यही है, जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपने कोई टेस्ट लिया क्लास में, तो टेस्ट में कुछ एक टॉपर होता ही है जो मतलब सबसे अच्छे मार्क्स लेके आता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उन्हें पुरस्कार दिया। ठीक है, उन्हें अच्छे गिफ्ट दिया, अवार्ड दिया, तो उससे क्या होगा, जो बाकी के बच्चे हैं वो सोचेंगे इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, इसे अवार्ड दिया गया है, तो आगे जो बच्चे आएंगे, मतलब जो अदर स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या ट्राई करेंगे, हमें भी बेस्ट लाना है। क्योंकि क्लास में आपने देखा होगा 9 से 10 बच्चों का एक ग्रुप होता था जो हमेशा फर्स्ट में आने की होड़ में लगे रहते थे, तो कोई 5 तो ऐसे ही होते थे जो फर्स्ट आने की होड़ में लगे रहते थे। तो इससे क्या होता था कि फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको एक पुरस्कार मिलता था, जिसके लिए जो बाकी के बच्चे भी तत्पर रहते थे कि हम भी ऐसे ही करेंगे। तो अवार्ड से क्या होता है, बच्चे का जो मोटिवेशन है वो और बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो आप प्रबलन के सिद्धांत में यही है कि प्रबल करेंगे बच्चे को, कि उसे गिफ्ट वगैरह देंगे, पुरस्कार देंगे, जिससे कि वो आगे टीचिंग में और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, लर्निंग में। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत में यही है। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। तो आज की क्लास में कोई किसी को डाउट नहीं है ना? कल मैं क्विज लूंगी, तो और इसके बाद कल क्विज के बाद मंडे से जो है आपके कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट होंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके नेट बेस्ड। तो आप क्लास मिस मत कीजिएगा मंडे से। कल आपका क्विज हो जाएगा, फिर संडे की छुट्टी होगी, छुट्टी रहेगी। मंडे से आपके कुछ टॉपिक्स जो है मैं लेकर चलूंगी जो आपकी क्लास में मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैम ये पीडीएफ अभी सेंड करोगे आप या कल? नहीं, अभी कर देती हूँ मैं, क्लास एंड होते ही। ओके। जी, कल का शायद नहीं मिला था आपको, है ना? यस मैम, और वो नेटवर्क की इशू की वजह से ना मैं बीच में डिस्कनेक्ट भी हो रही थी। हाँ हाँ, तो आज मैं भेज देती हूँ। जी सेम प्रॉब्लम, नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरा भी आज। अच्छा, कोई नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उससे पढ़ लेना आप, और रिकॉर्डिंग मिल जाए शायद आज शाम को, दोनों ही, कल वाली भी और आज वाली भी। जी मैम, मैं क्लास भी ज्वाइनिंग नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, क्योंकि ड्यूटी रहता है, तो जिसके कारण पीडीएफ देख करके पढ़ता हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अच्छा अच्छा, आपको कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगी आप सभी के लिए। तो अभी शांति पाठ कर लेते हैं, फिर कल मिलते हैं क्विज में। सभी आंखें बंद कर लेंगे धीरे से, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी का, थैंक यू वेरी मच।